तो हेलो गाइस, आज मैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए यहाँ पे फुल स्ट्रेटजी का वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे बुक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना सिलेबस भी देखेंगे। सिलेबस के साथ ही साथ स्ट्रेटजी कैसे हम यहाँ पे पढ़ाई करें ये देखेंगे, और उसमें मॉक टेस्ट का क्या रोल रहने वाला है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इन सारी बातों से पहले, सबसे पहले हमको एमटीएस का एग्ज़ाम ही क्यों क्लियर करना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न क्या होना चाहिए आपके पास। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा रीज़न क्या है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो आज अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो गवर्नमेंट जॉब में हम देखें तो मेनली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी की बात करें, चाहे वो रेलवे की बात कर लें, या आप समझ लो कोई स्टेट पीसीएस की बात कर लो, यही तैयारी कर रहे हैं। इन सारे अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। हम जानते हैं ये लेंदी प्रोसेस कैसे लेंदी प्रोसेस है। एसएससी में अगर आप सीएचएसएल की बात कर लो, अगर आप सीजीएल की बात कर लो, हम जानते हैं इसमें प्री होता है, साथ ही साथ मेंस भी होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रेलवे में बात कर लो, तो रेलवे में एलपी की भी आप वैकेंसी देख लो, उसमें भी प्री और मेंस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस में, उसमें भी प्री मेंस होता है। तो एमटीएस की सबसे बड़ी खासियत बात ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें केवल और केवल सिंगल एग्ज़ाम ही होना है। सिंगल एग्ज़ाम देंगे आप, अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, इस गवर्नमेंट जॉब से आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप। फाइनेंशियल आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप इसके बाद अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, सीएचएसएल की करना चाहते हैं, कोई भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको बुक्स चाहिए, आपको यहाँ पे कोर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे खुद से ले सकते हैं, खुद सक्षम हो जाएँगे। इसके साथ ही साथ आप चाहेंगे तो कुछ घर वालों की भी मदद कर पाएँगे। तो जो आपके घर वाले हैं, उनकी भी यहाँ पे मदद कर पाएँगे। तो क्योंकि 8th पे कमीशन लगने के बाद हमारी वैकेंसी जो हमारी सैलरी है, वो सैलरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अराउंड मान के चलो मिनिमम 40 के तो हो ही जाएगी। इससे कोई यहाँ पे दो राय नहीं है इसमें। तो इस वजह से आपको एमटीएस की नौकरी करनी चाहिए मुझे लगता है। और ये सबसे आसान नौकरी तो नहीं कहूँगा हालाँकि, बट ये प्रोसेस जो इसका है, जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईज़ियर प्रोसेस है, जब से जो अभी यहाँ पे इसके सिलेबस में चेंजेस किया, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, आपको यहाँ पे इसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, इसमें हवलदार की भी वैकेंसी आती है। तो हवलदार में क्या होता है, हवलदार में आपका रिटन टेस्ट के बाद हम जानते हैं वहाँ पे पीईटी और पीएसटी कराया जाता है, मतलब फिजिकल यहाँ पे टेस्ट कराया जाता है आपका। ओके, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। चलिए अब हम चालू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की, जो हमारा सॉरी, ठीक है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देखिए, तो देखिए सिलेबस की बात करें अगर हम, तो एमटीएस में मेनली यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे आता है, मैथमेटिक्स आता है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, मतलब रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन होता है इसमें आपको 45 मिनट टाइम मिलता है, और सेकंड सेशन में भी 45 मिनट का टाइम मिलता है। तो आगे हम डिटेल में बात करने हैं। यहाँ पे हमको केवल इतना जानना है कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे टारगेट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अब हम एक्चुअली में होता क्या है इसमें। तो देखिए, ये हमें इसमें 2 वैकेंसीज आती हैं, एक एमटीएस की और एक हवलदार की पोस्ट आती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर आप केवल एमटीएस की यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है। अगर बात करें हवलदार की, हवलदार में आपको रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे पीटी पीएचटी के लिए भी बुलाया जाता है, ठीक है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की अगर, तो सेशन 1, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा सेशन 1 में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और सेशन 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए, सेशन 1 में जो है, सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 2 में यहाँ पे 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होता है। टोटल क्वेश्चन 90 होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, और अब देखते हैं हम पैटर्न जो है वो सेशन 1। सबसे पहले तो देखिए, ये एग्जाम जो होता है एसएससी एमटीएस का, देखिए जब मैं एमटीएस का नाम ले रहा हूँ तो एमटीएस में इसमें खुद ही हवलदार इंक्लूडेड है। हवलदार इंक्लूडेड का मतलब है, ये रिटन की बात कर रहा हूँ, रिटन एग्जाम की जब बात करूँगा तो उसका मतलब है कि उसमें, क्योंकि एमटीएस में एक ही एग्जाम में ये दोनों पोस्ट यहाँ पे, पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है, ठीक है। तो देखिए,
सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेशन 1 की। सेशन 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी आता है 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 60 नंबर का होता है। ऐसे ही रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो 60 नंबर का। टोटल बात करें तो 120 नंबर का होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, और ये अब इसमें आपको 45 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलता है। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें कि जो सेशन 1 में इसमें क्या-क्या यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दूसरी बात इसमें क्या है, ये केवल और केवल क्वालीफाइंग होता है। क्वालीफाइंग का मतलब ये है कि अगर अगर कोई बच्चा, मैं अगर बात कर रहा हूँ जनरल की, या आप यूआर या ईडब्ल्यूएस की बात करूँ मैं, तो अगर आप 40 क्वेश्चंस में से अगर आप 8 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, या ये 8 तो ओबीसी के लिए हो गया, सॉरी, अगर आप 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो मिनिमम 12 क्वेश्चन सही करने पे आपका ये क्वालीफाई माना जाएगा। तो 40 में से 12 तो हम यहाँ पे तुक्का भी मार देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे 2 चीज़ थी। देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट के लिए बुक्स कौन-सी पढ़नी चाहिए। देखिए, वैसे तो अगर 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक हैं जो फ्रेशर्स हैं, उनको केवल और केवल एमटीएस की ही जॉब चाहिए, उसके बाद ही वो आगे की तैयारी करेंगे। और एक है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो सीजीएल, सीएचएसएल की। तो देखिए, दोनों लोग के लिए मैं बता दूँ आपको, फ्रेशर वाले जो हैं, वो अगर आपको एमटीएस की जॉब चाहिए, तो आप इन सेशन 1 पे कम फोकस करें इस पे। आपको क्या करना चाहिए, आपको सेशन 2 जिसमें इंग्लिश और जीएस आएगा, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं मान लो सीजीएल की या सीएचएसएल की, तब तो आपका पहले से ये दोनों स्ट्रांग होगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आराम से यहाँ पे निकल जाता है ये, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं बुक्स की। देखिए, अगर आपको बुक्स चाहिए ही तो मैथ्स के लिए आपको यहाँ पे आर एस अग्रवाल की बुक्स बेस्ट होती है। आर एस अग्रवाल की बुक यहाँ पे आपको लेनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए आपको यहाँ पे देखिए, रीजनिंग के लिए आपको पीयूष वार्ष्णेय सर हैं यहाँ पे, पीयूष वार्ष्णेय जो कि कैरियर में पढ़ाते हैं। उनकी यहाँ पे बुक भी आती है, उनकी क्लासेस भी हैं, तो आप उनके यहाँ पे ले सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? तो ये सेशन 1 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सेशन 2। देखिए, सेशन 2 में सबसे पहले तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है भाई, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, इसी सेशन से आपका फाइनल लिस्ट बनता है। फाइनल लिस्ट इसी सेशन से बनता है, या फाइनल लिस्ट आप बोल लो या फाइनल कट ऑफ बोल दो। जो फाइनल कट ऑफ बनती है, वो इसी सेशन के मार्क्स से आपकी बनती है। 2 बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सा यहाँ पे कौन-कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। तो एक है जनरल अवेयरनेस, जिसमें 25 क्वेश्चन्स आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 75 नंबर का हो गया। ऐसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो 75 नंबर का हो गया। टोटल हमको 45 मिनट का टाइम मिलता है। क्वेश्चंस की बात करें, 25 और 25 50 क्वेश्चंस हो गए, और अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो टोटल 150 नंबर यहाँ पे हो गया। आपको देखिए 150 में कितना टारगेट करना चाहिए, मुझे लगता है देखिए, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्या क्वेरी होता है, बहुत सारे लोगों की जॉब लग भी गई, मान लीजिए आप पा भी गए जॉब, तो क्या होता है कि उनको होम स्टेट चाहिए होता है, होम स्टेट चाहिए होता है, क्योंकि घर से दूर जाने का मन नहीं करता किसी का। तो होम स्टेट नहीं तो क्या होता है, दूसरे स्टेट में कभी-कभी क्या होता है, साउथ में आपको मिल जाता है, कभी-कभी आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो खास करके यूपी बिहार वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग मी। देखिए, मेरा तो तब भी ठीक है, मैं यूपी से हूँ और पंजाब में मेरी पोस्टिंग है, तो आई थिंक 1000-1500 किलोमीटर, उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो समझिए आप साउथ में जिनको मिल जाता है या नॉर्थ ईस्ट में मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो, ऐसा होने के लिए आपको 150 में कम से कम मुझे लगता है 120 नंबर आपको टारगेट करके चलना चाहिए आराम से। 120 नंबर अगर आप लाएँगे, तो डेफ़िनिटली उम्मीद ज़्यादा होती है कि आपको यहाँ पे होम स्टेट यहाँ पे आपको एलोकेट हो जाए। ठीक है? ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें आप जानते हैं हिस्ट्री आता है, ठीक है? हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, भाई इकोनॉमी आता है, करंट अफेयर आता है, और साथ-साथ साइंस भी आता है। साइंस, साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हम, साइंस भी आता है। और इसके बाद अपना आर्ट एंड कल्चर भी आता है। आर्ट एंड कल्चर भी आता है। कैसे तैयार करें? देखिए, चुनौती ये है कि तैयार कैसे करना है। देखिए, मैं कहूँगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी की सार आती है भाई, एनसीईआरटी सार नाम से किताब आती है, उसको ले लें। यहाँ इसको अगर आप ले लेते हैं, तो इससे आपका जो बेसिक है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक के साथ-साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आपको फैक्ट्स चाहिए, तो फैक्ट्स के लिए परीक्षा वाणी की किताब आती है,
उसको आप ले लें तो वहाँ से आपका फैक्ट्स तैयार होगा, क्योंकि एमटीएस में फैक्ट्स भी पूछते हैं। ठीक है, परीक्षा वाणी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर बचा रह गया था हमारा, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, साइंस बचा था हमारा और करंट अफेयर बचा था। आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए बहुत सारे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं फ्री में, आप उसको ले सकते हैं, जैसे नितिन गुप्ता की या किसी की और की भी पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है इसमें। इसमें आपको डांस हो गया, इसमें आपको जैसे डांस हो गया, उसके बाद फेस्टिवल, ये सब पढ़ने होते हैं, फेस्टिवल वगैरह ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, लिमिटेड होता है। इस पर मैंने भी, मेरे कई सारे वीडियो इस पे हैं, तो वो सारे वीडियो अगर आप देख के जाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंस में एनसीईआरटी का सार आता है, इसमें भी आई थिंक, और नहीं आता तो आप 9th एंड 10th अगर पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक लेवल में ही यहाँ पे साइंस पूछी जाती है। बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर देखिए डेली आप यहाँ पे किसी एक का यहाँ पे वीडियो करंट अफेयर का देखना चालू कर दीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ से हमारा स्टैटिक जीके भी यहाँ पे कंप्लीट होता जाता है, स्टैटिक जीके वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया यहाँ पे आपके जीएस की बात हमने कर लिया। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, बुक कौन आपको लेनी चाहिए। देखिए एक इसमें होता है, एक तो आपको ग्रामर की चाहिए और एक हमको यहाँ पे वोकेबुलरी के लिए चाहिए, वोकैब के लिए। तो ग्रामर के लिए मैं आपको कहूँगा, देखिए ग्रामर के लिए आप यहाँ पे एक बुक आती है बक्सी करके, बक्सी करके आती है एक किताब। ठीक है, ये अच्छी किताब होती है, ये ले सकते हैं। और वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक ले लेनी चाहिए, ब्लैक बुक। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, यहाँ से आप इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद मैं आपको बात कर लूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया 150 में। ठीक है, तभी आपको होम स्टेड मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हवलदार वाले बच्चे हैं उनके लिए हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए। हाइट आपको 157.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर आप गढ़वाली गोरखा असमी मेंबर हैं यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के, आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 152 सेंटीमीटर होती है और सेम के लिए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। बात करें चेस्ट की, तो आपको मिनिमम जो अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुलाए आपका सीना 76 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका फुलाव होना चाहिए। लड़कियों को चेस्ट की जगह पे उनका वेट चेक किया जाता है, तो वेट जो है मिनिमम वो 48 किलो का होना चाहिए, 48 केजी का यहाँ पे होना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।